शादी की पहली रात बीवी ने कहा, खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन काफी दिन गुजर गए, बीवी पास ही नहीं आने देती। कहती मेरी तबीयत खराब है। एक दिन मैं ऑफिस में बैठा सोच रहा था क्या जबरदस्ती करूंगा, आखिर मेरे निकाह में है, कहीं मुझे नामर्द साबित ना कर दे। उस दिन मैं जल्दी घर चला गया। जैसे ही घर में दाखिल हुआ तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी के आगे शादी की पहली रात से अब तक के दिन मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। मैं अपने अंदर बर्पा होने वाली उस जंग से बुरी तरह तंग आ चुका था, जो हर रात मेरे साहब को शल कर देती थी। मेरी बीवी समीना बज़ाहिर एक निहायत सलीकामंद, नेक और सुलझी हुई खातून थी, जो दिन भर घर के कामों में मेरा और मेरी माँ का इस कदर ख्याल रखती कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता और रात का साया गहरा होता, मेरे दिल की धड़कनें अजीब से खौफ और बेचैनी से तेज होने लगती। मैं जब भी मोहब्बत भरे अंदाज में उसके करीब जाने की कोशिश करता या उसका हाथ थामने की जसारत करता, तो समीना का रवैया अचानक बदल जाता। वो जो लम्हा भर पहले मुस्कुराकर मुझसे बात कर रही होती, अचानक पत्थर की मूरत बन जाती, या अभी किसी अनजाने खौफ से उसका रंग जर्द पड़ जाता। अब कभी वो सरदर्द का बहाना बनाकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाती, तो कभी उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते और वो हाँफने लगती, जैसे उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। हमारी शादी को पूरा महीना गुजर चुका था, लेकिन उस एक महीने में हमारे दरमियान एक कदम का फासला भी तय न हो सका था। मुझे एक मियाँ बीवी के रिश्ते की बुनियादी जरूरत और फितरी तकाजा होता है। मैं अक्सर रात भर छत को घूरते हुए यही सोचता रहता कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है, या समीना मुझसे क्या छुपा रही है। कभी मुझे लगता कि शायद वो शादी से खुश नहीं है, या फिर उसकी जिंदगी में कोई और आ रहा है। लेकिन उसके दिन भर की खिदमत गुजारी देखकर मेरा ये शक दम तोड़ देता। कभी मैं सोचता कि शायद उसे कोई ऐसी पोशीदा बीमारी है जिसका जिक्र करते हुए वो शर्माती है। मगर जब भी मैं प्यार से उसका हाथ पकड़कर पूछता कि समीना मुझे बताओ मसला क्या है, तो वो खामोशी से अपनी आंखों में आंसू भर लेती और कहती कि बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे थोड़ा वक्त है, लेकिन वो वक्त कब आएगा। उसका जवाब उसके पास भी नहीं था। मेरी मर्दाना अना और मेरी दबी हुई ख्वाहिशात अब मुझे अंदर ही अंदर काटने लगी। मुझे डर लगने लगा था कि कहीं मैं अपने ही घर में अजनबी बनकर न रह जाऊं, या कहीं समीना का ये रवैया मुझे जहनी मरीज ना बना दे। वो मेरे निकाह में होकर भी मुझसे मीलों दूर थी, और यही वो तड़प थी जिसने उस दिन मुझे ऑफिस में बैठकर एक संग दिलाना फैसला करने पर मजबूर कर दिया कि आज मैं उसकी किसी बात को नहीं मानूंगा और अपना हक छीन कर लूंगा, चाहे उसके लिए मुझे सख्ती ही क्यों ना करनी पड़े। ऑफिस में गुजरा हुआ एक लम्हा मेरे रूह पर भारी पड़ रहा था। मैं फाइलें खोलता तो मुझे उन काले हरूफ के पीछे समीना का वो सपाट चेहरा नजर आता, जो हर रात मेरे जज्बात के सामने एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी और गुस्सा चिंगारी बनकर मेरे वजूद में सुलग रहा था। छुट्टी के वक्त जब मैं बोझल कदमों से पार्किंग की तरफ बढ़ा, तो जहन में बस एक ही तकरार थी कि आज ये आर या पार का फैसला करना है। किसी अधेड़पन में सड़क किनारे मशहूर शॉपिंग मॉल के सामने मेरी नजर अपने पुराने दोस्त आशिर पर पड़ी, जो अपनी बीवी के साथ गाड़ी से उतरा था। मैंने उसे दूर से देखा तो मेरे कदम वहीं थम गए। वो दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब थे कि उनके दरमियान हवा का गुजर भी मुश्किल होता। आशिर ने बड़े मान से अपनी बीवी का हाथ थाम रखा था, और वो खिलखिलाकर उसकी किसी बात पर हंस रही थी। उनके चेहरों की चमक और बेफिक्री देखकर मेरे सीने में हसद की एक लहर उठी। मैंने सोचा कि क्या ये दोनों किसी और ही दुनिया के रहने वाले हैं। क्या उनके दरमियान वो दीवार नहीं है जो मेरे और समीना के दरमियान हर रात खड़ी हो जाती है। मुझे अपनी महरूमी का एहसास इतनी शिद्दत से हुआ कि मैंने जाकर भी नजर ना हटाई। फिर आशिर की बीवी कुछ लेने के लिए मॉल के अंदर चली गई, और आशिर वही फुटपाथ पर खड़ा मेरा इंतजार करने लगा। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो उसने मुझे गले लगाया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट जल्दी संजीदगी में बदल गई। हम दोनों सड़क किनारे खड़े बातें करने लगे, मगर मेरा ध्यान कहीं और था। शायद मेरी आंखों की सुर्खी और चेहरे की थकन मेरा सारा हाल बयान कर रही थी। आशिर ने अचानक बात रोककर बड़ी गहरी नजर से मुझे देखा और मेरा कंधा थपथपाते हुए पूछा, यार सच बता, तुझे क्या हुआ है? तेरी हालत देखकर लग रहा है जैसे तू महीनों से सोया नहीं। क्या तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है? क्या समीना के साथ कोई मसला है? उसके अचानक और सीधे सवाल ने मेरे अंदर जैसे जब्त का बंद तोड़ दिया। मुझे महसूस हुआ कि मेरी मर्दानगी पर पहला वार हो चुका है, क्योंकि एक दोस्त ने मेरे चेहरे से मेरी नाकामी भांप ली थी। मैं उसे क्या बताता कि जिस समीना को वो मिसाली बीवी समझ रहे हैं, वो मेरे लिए एक पहेली बन चुकी है, जिसे मैं सुलझाते सुलझाते खुद उलझ गया हूँ। मैंने नजर झुका ली, क्योंकि मैं उससे ये नहीं कह सकता था कि मेरी निगाह में मौजूद औरत मुझसे मीलों दूर भागती है, और मैं एक नाकाम शख्स की तरह बस खामोशी से बर्दाश्त करता रहता हूँ। आशिक की हमदर्दी मुझे जहर लग रही थी, और उसका वो खुशहाल चेहरा मेरी मरहूमी का इश्तिहार बन चुका था, जिसने मेरे गुस्से को अब एक जुनून में बदल दिया था कि आज घर जाकर मैं उस खामोशी को हर कीमत पर तोड़ दूंगा।
میں نے فوراً ہی اپنے بکھرے ہوئے حواس کو سنبھالا اور اپنے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجا لی تاکہ عاشق کو میری اس اندرونی شکست کا ذرا بھی اندازہ نہ ہو سکے۔ میں نے اپنے لہجے میں خاص قسم کی شوخی اور فخر پیدا کیا اور ہنس کر کہا، کوئی بات نہیں ہے، بس تمہیں پتا تو ہے ابھی نئی نئی شادی ہے اور گھر میں اتنی رونق ہو تو بھلا سونے کا دل کس کا کرتا ہے۔ بس یوں ہی محبتوں میں راتیں گزر جاتی ہیں اور پھر صبح سویرے آفس بھی پہنچنا ہوتا ہے، اسی لیے نیند پوری نہیں ہو پاتی اور یہ تھکن چہرے پر نظر آنے لگی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ناکامی کو الفاظ کی ہیرا پھیری سے ایک فرضی کامیابی بنا کر پیش کیا تھا، جس پر مجھے خود اندر سے شدید شرمندگی ہو رہی تھی، مگر میری مردانہ انا نے مجھے سچ بولنے سے روک رکھا تھا۔ میری اس بات پر عاشر زور سے ہنسا اور میرے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، ہاں بھائی، یہ بات تو تمہاری 100% ٹھیک ہے۔ شروع میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن میرے یار ذرا اپنی صحت پر بھی دھیان دو، دیکھو تو صحیح تمہاری آنکھوں کے نیچے کتنے گہرے حلقے بڑھ رہے ہیں اور تم پہلے سے کافی کمزور بھی لگ رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی اپنی طاقت دکھا دو اور باقی کی زندگی کسی قابل ہی نہ رہو۔ جوانی سنبھال کر خرچ کرو۔ وہ میرا جگری یار تھا، اسی لیے وہ بنا کسی جھجک کے مجھ سے کھل کر بات کر رہا تھا اور اس کا یہ مزاحی انداز میرے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ میں جو اندر سے ایک ایک لمحہ کے سکون کے لیے ترس رہا تھا، باہر سے صرف ایک بے فکر دولہے کا روپ دھارے کھڑا مسکرا رہا تھا تاکہ اسے ذرا بھی شک نہ ہو کہ جن راتوں کی رنگینی کا وہ ذکر کر رہا ہے میرے حصے میں تو اس کا ایک پل بھی نہیں آیا۔ اس کی باتوں نے میرے اندر چھپے ہوئے اس لاوے کو مزید بڑھکا دیا تھا جو پچھلے ایک مہینے سے سمینا کے سد رویے کی وجہ سے دبا ہوا تھا۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، مگر میرے کانوں میں ابھی تک اس کے وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ باقی زندگی کسی قابل نہ رہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر آج بھی میں نے سمینا کی طبیعت خراب ہونے والے بہانے کو قبول کر لیا تو واقعی میں اپنی نظروں میں بھی کسی قابل نہیں رہوں گا۔ گاڑی چلاتے ہوئے میرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر سختی سے جم گیا تھا اور ذہن میں بس ایک ہی جنون سوار تھا کہ آج گھر میں خاموشی نہیں ہوگی بلکہ میرا اختیار بولے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج میں سمینا سے اس کے اس عجیب و غریب رویے کی ٹھوس وجہ پوچھ کر ہی رہوں گا، اور اگر اس نے پھر وہی پرانا بہانہ بنایا تو میں اسے یہ باور کرا دوں گا کہ میں اس گھر کا سربراہ ہوں اور وہ میرے نکاح میں ہے۔ گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی اور ہر گزرتے سگنل کے ساتھ میرا غصہ ایک نئی شکل اختیار کر رہا تھا۔ میں جلد سے جلد گھر پہنچ کر اس تماشے کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا جو پچھلے 30 دنوں سے میرے لیے اذیت بنا ہوا تھا۔ شادی سے پہلے کا وہ کتنا حسین تھا جب میں صرف اپنے خوابوں کی دنیا میں بسا کرتا تھا اور سمینا ان خوابوں کا مرکز و محور تھی۔ ہم دونوں کی ملاقات ایک کزن کی شادی میں ہوئی تھی جہاں پہلی بار اسے دیکھتے ہی میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اس وقت سمینا نے فیروزی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ اپنی سہیلیوں کے جرمٹ میں کسی چاند کی طرح دمک رہی تھی۔ اس کی وہ معصوم مسکراہٹ اور جھکی جھکی نظریں میرے دل پر ایسا نقش چھوڑ گئیں کہ میں نے اسی وقت تہیہ کر لیا تھا کہ اگر زندگی میں کوئی جیون ساتھی ہوگا تو صرف یہی ہوگی۔ اس کے بعد کا عرصہ میری جدوجہد اور محبت کے امتحان کا دور تھا۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی ماں کو منایا کہ وہ سمینا کے گھر رشتہ لے کر جائیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں اس سے پہلے کبھی ایسی شادیاں نہیں ہوئی تھی۔ جب رشتہ طے پا گیا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ دن آج بھی مجھے یاد ہے جب منگنی کی رسم ہوئی تھی اور میں نے سمینا کو پہلی بار انگوٹھی پہنائی تھی۔ اس کے ہاتھ اس وقت بھی کانپ رہے تھے، مگر میں نے سوچا کہ شاید اس کی حیا اور شرم ہے جو ایک مشرقی لڑکی کا زیور ہوتی ہے۔ منگنی کے بعد کے ایک سال ہم نے فون پر باتوں میں گزارا اور ان باتوں میں ہم نے اپنی پوری زندگی کے منصوبے بنا لیے تھے۔ میں اسے اکثر کہتا تھا کہ سمینا جب تم میرے گھر آؤ گی تو میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اور وہ ہنس کر کہتی تھی کہ مجھے صرف آپ کا ساتھ اور عزت چاہیے۔ میں نے اس کے لیے اپنا کمرہ نئے سرے سے بنوایا، اپنی پسند کا فرنیچر چھوڑ کر اس کی پسند کے رنگوں کا انتخاب کیا، یہاں تک کہ پردوں کے ڈیزائن اور دیواروں کے رنگ بھی اس کی پسند کے لگوائے تھے۔ میں جب بھی اپنی آنکھیں بند کرتا تو مجھے وہ منظر دکھائی دیتا کہ سمینا سرخ جوڑے میں دلہن بنے میرے کمرے میں بیٹھی ہوگی اور میں اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا۔ میرے دوست اکثر مجھے چھیڑتے تھے کہ رمیز تو ابھی سے بیوی کا غلام بن گیا، لیکن میں ان کی باتوں پر صرف مسکرا دیتا کیونکہ میں جانتا تھا کہ سمینا میرے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ شادی سے چند دن پہلے جب میں اپنی شیروانی سلوانے گیا تو میں درزی سے بار بار ایک ہی بات کہتا تھا کہ فٹنگ ایسی ہونی چاہیے کہ میں اپنی دلہن کے سامنے سب سے اچھا نظر آؤں۔ میں نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی شادی پر لگا دی تھی کیونکہ میں اس دن کو اپنی زندگی کا سب سے یادگار دن بنانا چاہتا تھا۔ مہندی کی رات جب میں نے اسے دور سے دیکھا تو وہ پیلے جوڑے میں سچ مچ کی پری لگ رہی تھی اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ رسومات جلدی ختم اور وہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جائے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ سمینا جو فون پر مجھ سے اتنی پیاری پیاری باتیں کرتی تھی، جو میرے ساتھ زندگی گزارنے کے وعدے کرتی تھی، وہ شادی کے بعد اس قدر بدل جائے گی۔
میں تو یہ سوچا تھا کہ ہم دونوں مل کر ایک ایسی چھوٹی سی جنت بنائیں گے جہاں صرف پیار اور سکون ہوگا۔ میں نے اس کے لیے جو زیورات بنوائے تھے وہ ایک ایک کر کے اپنی الماری میں رکھے تھے، اور اکثر انہیں دیکھ کے یہ سوچتا تھا کہ جب سمینہ یہ پہنے گی تو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگ جائیں گے۔ شادی والے دن جب میں بارات لے کر اس کے گھر پہنچا تو میرا سینہ فخر سے چوڑا تھا کہ آج میں اپنی محبت کو اپنے گھر لے جا رہا ہوں۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے پوچھا تو میرے دل نے گواہی دی کہ میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے اور میں اسے مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ رخصتی کے وقت جب سمینہ اپنے باپ کے گلے لگ کر رو رہی تھی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، اور میں نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ میں اسے اس کے باپ سے بڑھ کر پیار دوں گا اور اسے کبھی اپنے گھر کی یاد نہیں آنے دوں گا۔ لیکن وہ ساری خوش فہمیاں اور وہ سارے ارمان، وہ تمام وعدے اس وقت ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ جب ہم اپنے کمرے میں پہنچے میں نے بڑی چاہت سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے جس طرح سے اپنا ہاتھ جھٹکا، جو نفرت اس کی آنکھوں میں نے دیکھی تھی، اس نے میرے وجود کے پرزے اڑا دیے۔ وہ سمینہ جو میری محبت تھی اچانک ایک ایسی اجنبی بن گئی تھی جسے پہچانا میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ ایک پل میں میرے برسوں کے خواب چکنا چور ہو گئے تھے اور میں کنستی کھیلتی زندگی سے نکل کر اس اندھیری کھائی میں جا گرا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شادی ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، مگر میرے لیے ایک ایسی موت بن گئی تھی جس میں انسان جیتا تو ہے مگر اس کے اندر کچھ باقی نہیں رہتا۔ وہ تمام تیاریاں، وہ تمام ارمان جو میں نے مہینوں لگا کر سجا رکھے تھے، وہ سب کے سب ایک ہی رات میں فضول اور بے معنی ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں کو قابو میں کیا اور ایک گہرا سانس بھر کر خود کو سنبھالا۔ مجھے لگا کہ شاید سمینہ اس وقت ایک انجانے خوف اور گھبراہٹ کا شکار ہے جو اکثر نئی نویلی دلہنوں کو شادی کی پہلی رات ایک دم اجنبی ماحول اور نئے رشتے کے بندھن میں بندھتے وقت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے سوچا کہ ایک دم سے اس کے قریب جانا شاید اسے مزید خوفزدہ کر دے گا، اس لیے میں نے بڑی محبت اور نرمی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور دوبارہ اس کا وہ ریشمی اور ٹھنڈا ہاتھ تھامنا چاہا جو برف کی طرح سرد ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی آواز میں دنیا بھر کی چاشنی اور اپنائیت بھر کر بہت دھیمے لہجے میں کہا، سمینہ میری جان، تم اس قدر کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ میں وہی رمیز ہوں جس سے تم نے گھنٹوں فون پر باتیں کی ہیں، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے تم نے وعدے کیے تھے۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں تو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں اور آج کے اس مبارک دن کا میں نے برسوں سے انتظار کیا ہے تاکہ میں تمہیں اپنی تمام خوشیاں دے سکوں۔ تم بس سکون سے بیٹھو اور دیکھو کہ میں تمہارے لیے کیا کیا خواب سجا کر لایا ہوں۔ میں نے چاہا کہ وہ میری آنکھوں میں چھپی سچائی اور اس تڑپ کو دیکھ سکے جو اس کے لیے میرے دل میں موجود تھی، مگر میرے اس پیار بھرے جملے اور دلاسے کا اس پر کوئی مثبت اثر ہونے کی بجائے الٹا رد عمل ہوا۔ سمینہ نے ایک دم سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا جیسے اسے کسی نے دہکتا ہوا کوئلہ چھو لیا ہو۔ وہ بیڈ سے تھوڑا اور پیچھے ہٹ گئی اور اس کی نظروں میں عجیب سی بیزاری اور خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر نہایت سرد اور کٹے کٹے لہجے میں کہا، رمیز پلیز، مجھے بھی کچھ نہیں سننا، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ سارا دن بھاری کپڑوں سے ورات کے بوجھ نے میرا دم گھونٹ دیا ہے، میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی اور اس وقت میں صرف اور صرف آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں وہ مٹھاس کہیں غائب تھی جس کا میں دیوانہ تھا۔ اس کی آواز میں ایک دیوار تھی جسے عبور کرنا میرے لیے ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے میری بات کا جواب دینے یا میری طرف مسکرا کر دیکھنے کی زحمت تک نہ کی اور تیزی سے واش روم کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں وہی بیڈ پر ساکت بیٹھا رہ گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے جلتے ہوئے ارمانوں پر برف ڈال دی ہو۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے کی آواز میں دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں وہی بیٹھا کمرے کی ان دیواروں کو دیکھ رہا تھا جنہیں میں نے سمینہ کے استقبال کے لیے بڑے چاؤ سے سجایا تھا۔ وہ پھولوں کی مہک جو تھوڑی دیر پہلے مدہوش کر رہی تھی اب مجھے زہر لگنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید واقعی وہ تھک گئی ہوگی۔ بارات کا ہنگامہ، شور شرابہ اور پھر یہ بھاری لہنگا کسی بھی لڑکی کو نڈھال کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے گرتے ہوئے حوصلے کو یہ کہہ کر سہارا دیا کہ رمیز کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل صحیح، وہ کل تو میری ہی ہے نا، ابھی اسے آرام کرنے دو، شاید صبح تک اس کا موڈ اور اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ میں نے اپنی شیروانی کے بٹن کھولے اور خود بھی لیٹ گیا، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ میں بس واش روم کے دروازے کی طرف ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں دل ہی دل میں خود کو یہ دلاسا دیتا رہا کہ شاید سمینہ واقعی تھک گئی ہے اور کوئی دیر بعد جب وہ باہر آئے گی تو اس کا موڈ بدل چکا ہوگا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب علاقے دروازہ کھلا اور سمینہ باہر نکلی تو میں بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری نظر اسے ڈھونڈ رہی تھی لیکن اسے دیکھتے ہی میری مسکراہٹ وہی منج بند ہو کر رہ گئی۔ میں نے سمینہ کے لیے واش روم میں خاص طور پر ایک بہت ہی خوبصورت ریشمی اور نفیس نائٹ ڈریس رکھا تھا جو میں نے بڑے شوق سے اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے خریدا تھا، مگر وہ اس لباس کو چھوئے بغیر ہی باہر آ گئی تھی۔ اس نے اپنا ایک سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا جو پوری آستینوں والا اور گلے تک بند تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سی مایوسی ہوئی لیکن میں نے اپنا دل چھوٹا نہیں کیا۔ میں نے زبردستی ایک مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے بڑے پیار سے کہا،
समीना, मेरी जान, मैंने तो तुम्हारे लिए खास तौर पर वो सुर्ख रेशमी लिबास रखा था, तुमने वो क्यों नहीं पहना? वो तुम पर बहुत जचता और मैंने उसे बड़े अरमानों से तुम्हारे लिए पसंद किया था। मेरी बात सुनकर समीना के चेहरे के तासुरात एकदम सख्त हो गए। उसने मुड़कर एक अजीब और तीखी नजर से मुझे देखा, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उसकी आंखों में मोहब्बत की जगह एक बेजारी और गुस्से की झलक थी। वो थोड़ी देर खामोश रही और फिर एकदम सपाट लहजे में कहने लगी कि मैं ऐसे बेशर्मी वाले कपड़े कभी नहीं पहन सकती और ना ही मुझे ऐसे लिबास पसंद है। मुझे अपनी इज्जत और हया का ख्याल है। आपको शायद लगता है कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जो ऐसे कपड़े पहनकर खुद को नुमाइश के लिए पेश करती हैं। उसके उन तल्ख अल्फाज ने मेरे दिल पर निश्तर का काम किया। मैं अभी उस सदमे से बाहर भी नहीं निकला था कि उसने एक और ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने बेड की तरफ इशारा किया और बड़ी बेरुखी से कहने लगी, देखिए रमीस, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ और मुझे इस वक्त नींद आ रही है। मैं सुकून से इस बिस्तर पर अकेले सोना चाहती हूँ। इससे बेहतर यही होगा कि आप आज की रात उस सामने वाले सोफे पर सो जाए ताकि मेरी नींद में कोई खलल ना पड़े। मैं हैरान और परेशान उससे देखता रह गया। मुझे लगा जैसे मेरे कानों ने गलत सुना हो। हमारी शादी की पहली रात थी और मेरी अपनी ही बीवी मुझसे सोफे पर सोने का कह रही थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो सुकून से सोना चाहती थी। मेरा जी चाहा कि मैं चीख कर उसे पूछूं कि समीना, क्या मैं तुम्हारा शोहर नहीं हूँ? क्या इस बिस्तर पे मेरा कोई हक नहीं? मगर उसके चेहरे की सख्ती और उसकी आवाज का उखड़ापन मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर गया। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी मोहब्बत की शादी का आगाज इस कदर तजलील अमीज तरीके से होगा। समीना ने मेरी खामोशी का फायदा उठाया, बड़े आराम से बैठ के एक तरफ लेट कर कंबल ओढ़ लिया, जैसे मैं उसके कमरे में मौजूद ही ना हूँ। मैं वहीं साकत खड़ा रहा और मुझे अपनी जिंदगी के वो तमाम ख्वाब बिखरते हुए महसूस हुए जो मैंने बरसों की मेहनत से सजाए थे। वो लम्हा मेरे लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था जब मैं अपनी ही सजी सजाई सेज को छोड़कर एक तंग से सोफे पर लेटने के लिए मजबूर था और मेरे सामने मेरी बीवी ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी, जैसे उसे मेरी मौजूदगी का जरा बराबर भी एहसास ना हो। बड़ी मुश्किल से आधी रात गुजरी थी और वो वक्त मेरे लिए किसी अजियतनाक सजा से कम नहीं था। सोफा हद से ज्यादा छोटा और तंग था, जबकि मेरा कद लंबा होने की वजह से मेरे पांव सोफे से बाहर निकल रहे थे और मेरी कमर में शदीद दर्द लहरें मारने लगा था। मैंने बार बार करवटें बदली और खुद को इस तरह उस जगह पर फिट करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। नींद तो वैसे ही मेरी आंखों से कोसों दूर थी, मगर जिस्मानी थकन और पैरों के दर्द ने मुझे निढाल कर दिया था। आखिरकार जब मुझसे मजीद जब्त न हो सका तो मैं नीम अंधेरे में उठ खड़ा हुआ और दबे कदमों के साथ दोबारा बिस्तर की तरफ बढ़ गया जहाँ समीना गहरी नींद के मजे ले रही थी। मैंने सोचा कि आखिर ये मेरा भी बिस्तर है और मैं अपने ही घर में इस तरह जलीलो ख्वार क्यों हो रहा हूँ। मैं आहिस्ता से बिस्तर के कोने पर लेट गया ताकि उसे मेरी आहट का एहसास ना हो, लेकिन जैसे ही मेरा जिस्म उस बिस्तर के लम्ब से आशना हुआ, समीना के वजूद से वो धीमी सी उठने वाली खुशबू मेरे नाक से टकराई और मेरे हवास पर छा गई। वो खुशबू जो समीना की पहचान थी, उसने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी और तड़प पैदा कर दी। मेरे जज्बात जो पहले पिछले कई घंटों से दबे हुए थे, एकदम उभरे तूफान की तरह बेदार हो गए। मैंने अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद खुद पर काबू पाना चाहा, मगर उस गुर्बत ने मुझे मजबूर कर दिया। मेरा हाथ बेख्तियार और लाशौरी तौर पर समीना की कमर के गिर संभल गया, मगर मैं सिर्फ उसका प्यार और उसका एहसास चाहता था। कि मेरा उसे छूना ही था कि जैसे पूरे कमरे में बिजली से दौड़ गई हो। एक ही लम्हे में समीना की आंख खुल गई और जैसे ही उसे अपने वजूद पर मेरा हाथ और अपने इतने करीब मेरा सांस महसूस हुआ, वो झटके से पीछे हट गई, जैसे उसे 1000 वॉट का करंट लग गया हो। उसके चेहरे पर वो वहशत और खौफ था, जैसे उसने अपने करीब किसी इंसान को नहीं बल्कि किसी दरिंदे को देख लिया हो। वो बिस्तर के दूसरे कोने तक जा लगी और उसकी सांस इस कदर तेज हो गई थी कि दूर से सुनाई दे रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से कंबल को अपने सीने से खींच लिया। उसकी आंखों में वो गुस्सा और नफरत थी जिसने मुझे वहीं मंचबंद कर दिया। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। वो कामती आवाज में बोली, आपकी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? आप सोफे से यहाँ क्यों आए? क्या मैंने आपको मना नहीं किया था कि मुझे छूने की कोशिश भी मत करना? उसके उस वहशियाना रद्द अमल ने मेरे अंदर की तमाम मोहब्बत को एक पल में राख कर दिया और मैं शर्मिंदगी और दुख के उस मुकाम पर पहुंच गया जहां इंसान को अपनी हस्ती भी बोझ लगने लगती है। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई गैर मर्द हूं जो जबरदस्ती उसके कमरे में घुस आया हूं, और उसकी ये नजर मेरे दिल के आर पार हो रही थी। इस बार मेरे सबर का पैमाना लबरेज हो चुका था और मेरे अंदर छुपा हुआ वो मर्द बेदार हो गया था जो अपनी बीवी के हाथों बार बार जलील हो रहा था। मैंने उसे टोकते हुए कहा, समीना, अपनी आवाज थोड़ी नीची करो। और ये क्या बदतमीजाना अंदाज है तुम्हारा? आखिर किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? क्या तुम्हें जरा बराबर भी एहसास नहीं कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ, कोई गैर नहीं हूँ जिसे तुम इस तरह खौफजदा होकर दूर हट रही हो? मेरा हक है तुम पर, और इस घर के हर कोने पर जितना हक तुम्हारा है उससे कहीं ज्यादा मेरा है। मैं तुम्हें इज्जत दी है, मोहब्बत दी है और तुम्हारे हर नखरे को बर्दाश्त किया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम मुझे अपने करीब आने से इस तरह रोको।
जैसे मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ। मैंने निकाह किया है तुमसे और खुदा को गवाह बनाकर तुम्हें अपने घर लाया हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी ही जिंदगी में एक भिखारी बनकर तुम्हारे सामने हाथ फैलाऊं कि मुझे अपनी मोहब्बत का एक लम्हा दे दो? मेरी उस दो टोक और गुस्सीली गुफ्तगू ने कमरे की फिजा को एकदम बोझल कर दिया। मैं तवक्का कर रहा था कि शायद वो मेरी बात का कोई ठोस जवाब देगी या फिर अपनी गलती तस्लीम करके मुझसे माजरत करेगी, मगर मेरा इतना कहना ही था कि समीना के जब्त का बंद टूट गया। उसके चेहरे पर मौजूद वह सख्ती एकदम गायब हो गई और उसकी आंखों से आंसुओं का एक सैलाब रवा हो गया। वो बिस्तर के करीब जमीन पर बैठ के और अपने दोनों हाथों में मुंह छुपाकर इस तरह रोना शुरू हो गई जैसे उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी और वो रोती ही चली गई। उसके रोने में ऐसी तड़प और ऐसी बेबसी थी कि मेरा वो गुस्सा जो अभी थोड़ी देर पहले आसमान को छू रहा था, उसे रोते देखकर पानी हो गया। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर उसके दिल में ऐसा क्या है जो वो लफ्जों में बयान करने की बजाय इस तरह आंसुओं में बहा रही है। वो कुछ बोल नहीं रही थी, बस उसके कंधे बुरी तरह हिल रहे थे और उसकी हिचकियां बन गई थी। मैं उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ना चाहता था, मगर उसके शदीद रद्द अमल ने मेरे कदमों में जैसे बेड़ियां डाल दी थी। मैं वही बिस्तर के किनारे बैठा उसे देखता रहा और सोचता रहा कि क्या एक शोहर को अपनी बीवी से हक मांगना इतना बड़ा जुर्म है कि वो इस तरह धाड़े मारकर रोने लगे। काफी देर गुजर गई थी, मगर समीना के रोने की आवाज थमने का नाम नहीं ले रही थी। उसकी सिसकियां कमरे की खामोशी को चीर रही थी और मेरा दिल उसकी हालत देखकर पिघलने लगा था। मैंने अपने गुस्से को एक तरफ रखा और बड़े धीरे से बिस्तर से उतरकर उसके करीब किया। मैंने चाहा कि उसे कंधों से थामकर अपने सीने से लगा लूं, उसे यकीन दिलाऊं कि मैं उसका दुश्मन नहीं हूं। मैं जैसे ही अपना हाथ उसके कांपते हुए कंधे पर रखा और उसे अपने बाजों में समेटने की कोशिश की, तो समीना ने एकदम ऐसा रद्द अमल दिखाया जैसे उसे मुझसे कोई छूत की बीमारी लग जाएगी या जैसे मेरा लम्स उसके लिए कोई जहर हो। वो झटके से पीछे हटी और फर्श पर ही घसीटती हुई दीवार के साथ जा लगी। उसकी आंखों में वो वहशत थी जो किसी दरिंदे को देखकर पैदा होती है। मैं वहीं हाथ फैलाए साकत खड़ा रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझ में ऐसी क्या बुराई है कि मेरी अपनी बीवी मुझे छूने पर इस कदर कराहत और खौफ का इजहार कर रही है। मैंने एक लंबी आह भरी और अपनी तजलील का ये करवा घूंट पीकर खामोशी से उठा और वापस उसी छोटे से सोफे पर जा लेटा। मेरे सोफे पर जाते ही जैसे कोई जादू हो गया। समीना का रोना एकदम बंद हो गया। उसने अपनी सिसकियां जब्त की और दोबारा बिस्तर पर जाकर सर से पांव तक चादर ओढ़ ली, जैसे वो दुनिया माफिया से बेखबर हो जाना चाहती हो। मैं सारी रात उसकी उस खामोश पुश्त को देखता रहा और सोचता रहा कि कैसी शादी है और ये कैसा रिश्ता है जहाँ एक ही छत तले रहकर भी हम दोनों अजनबियों की तरह है। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी और मैं बस सुबह होने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सुबह हुई, समीना उठी। उसने मेरी तरफ एक नजर देखना भी गवारा न किया। वो खामोशी से उठी, अलमारी से कपड़े निकाले और नहाने के लिए वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो उसके चेहरे पर रात वाली तकलीफ का कोई निशान नहीं था। वो नहा धोकर तैयार होकर चुपचाप कमरे से बाहर चली गई, जैसे उसे मेरी मौजूदगी का एहसास तक ना हो। मैं वहीं सोफे पर आध लेटा रहा। मेरा जहन मफलूज हो चुका था और जिस्म टूट रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी माँ की आवाज आई जो कमरे के बाहर से मुझे पुकार रही थी। उन्होंने कहा कि रमीज बेटा उठो, तुम्हारे दोस्त भाई ड्राइंग रूम में आए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी से मिलूं, मगर माँ की बात टालना मुमकिन नहीं था। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला, मुंह हाथ धोया और बोझल कदमों से बाहर गया। वहां मेरे 4-5 करीबी दोस्त बैठे थे जो मुझे देखते ही शोर मचाने लगे। उसके चेहरों पर वही मखसूस शरारत थी जो अमूमन नई शादी वाले दोस्त को देखकर आती है। आशिर और बाकी दोस्तों ने मुझे घेर लिया और तरह तरह की छेड़छाड़ शुरू कर दी। कोई कह रहा था कि मियाँ क्या हाल है, बड़ी थकावट नजर आ रही है चेहरे पर, लगता है रात भर सोने का मौका नहीं मिला। तो कोई मेरी आंखों की हलकों पर जुमले कस रहा था। वो सब अपनी जगह खुश थे और वो सब वही बातें कर रहे थे जो दोस्तों यारों की महफिलों में दूल्हे के साथ की जाती हैं। वो मुझे शहजादे और फादे के लकब दे रहे थे, जबकि मैं अंदर से हारे हुए जवारी की तरह महसूस कर रहा था। उनका हर कहका मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था और उनकी वो शरारती बातें मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। मैं जबरदस्ती की हंसी हंस रहा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर उन्हें मेरी असल हकीकत का पता चल जाए कि मैं अपनी शादी की पहली रात एक सोफे पर जलील होकर गुजार चुका हूँ, तो उनका रद्द अमल क्या होगा। दोस्तों के जाने के बाद घर में वलीमे की तैयारी को शोर बरपा हो गया था। हर तरफ गहमा गहमी थी। रिश्तेदारों की आमद और मुबारकबादों का सिलसिला शुरू था। मैंने भी कोशिश की कि अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखूं ताकि किसी को जरा बराबर भी शक ना हो कि मेरे अंदर क्या तूफान पल रहा है। वलीमे की वो तकरीब ख्वाब की तरह गुजर गई। मैंने समीना को स्टेज पर सबके सामने एक मलका की तरह बैठे देखा तो एक बार फिर मेरे दिल में उम्मीद की किरण जागी कि शायद आज की रात सब ठीक हो जाए। मगर अफसोस कि वलीमे की रात भी वही सब दोहराया गया जो पहली रात हुआ था। समीना ने फिर वही सर्द मोहरी दिखाई और वही तबीयत खराब का बहाना बना लिया। इस बात ने मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। अगले दिन मैंने सोचा कि शायद माहौल की तब्दीली उसे सुकून देगी, इससे मैंने बड़ी चाहत से उसे हनीमून की टिकटें दिखाई जो मैंने शादी से पहले बड़े शौक से बुक करवाई थी।
मैं उसे ये बतौर सरप्राइज देना चाहता था और मुझे यकीन था कि दुनिया की हर लड़की की तरह समीना भी ये सुनकर खुशी से निहाल हो जाएगी और मेरे गले लग जाएगी। मगर जैसे ही मैं उसे बताया कि हम कल हनीमून के लिए रवाना हो रहे हैं, तो खुशी के बजाय उसके चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ गई और उसका रंग पीला पड़ गया। वो एकदम घबरा कर कहने लगी कि रमीज, हनीमून पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आजकल मुल्क की हालात भी कुछ ठीक नहीं है और वैसे भी मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं उसकी आवाज सुनकर हक्का बक्का रह गया था। मैंने हैरत से सोचा कि वो कौन सी दुल्हन होगी जो अपने शोहर के साथ अकेले घूमने फिरने के ख्वाब न देखती हो। हर लड़की तो शादी के बाद इन लम्हों के ख्वाब देखती है, लेकिन मेरी बीवी का जवाब तो मेरी सोच के बिल्कुल उलट था। उसने इतनी जिद की और इतनी मिन्नत समाजत की कि मुझे बोझल दिल के साथ वो टिकटें कैंसिल करवानी पड़ी। इस बात पर मेरे घर वाले भी शदीद हैरान थे कि आखिर अभी शादी हुए 2 दिन ही हुए हैं और ये लड़का हनीमून कैंसिल क्यों करवा रहा है। मगर मैं किसी को क्या बताता कि जिस बीवी के साथ मैंने जाना था वही मेरे साथ अकेले वक्त गुजारने से कतराती है। और फिर इसी तरह वक्त का पहिया घूमने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। उस एक महीने में समीना ने मुझे जहरी तौर पर हर तरह से मफलूज और परेशान कर दिया था। अगर मैं इंसाफ से काम लूं तो वो एक मिसाली औरत थी। गरदारी में उसका कोई मुकाबला नहीं था। वो सुबह सवेरे उठती, घर के कोने कोने को चमकाती, मेरी माँ की एक एक जरूरत का ख्याल रखती, उनकी दवाइयों से लेकर उनके खाने पीने तक हर जिम्मेदारी उसने बड़ी खुश असलूबी से संभाल रखी थी। वो नहायत जिम्मेदार और सलीकामंद साबित हुई। लेकिन जैसे ही रात होती और हम अपने कमरे की तन्हाई में होते तो वो बिल्कुल बदल जाती। जहां बात मेरे अज़वाजी हकूक की आती या मैं जरा सा भी उसके करीब जाने की कोशिश करता तो वो कोई ना कोई नया बहाना तलाश कर लेती। वो बिला वजह रोना शुरू कर देती तो कभी किसी छोटी सी बात पर इतना बड़ा झगड़ा खड़ा कर देती कि मेरा सारा मूड ही खराब हो जाता। उसका ये रवैया मेरे लिए कैसी पहेली बन चुका था जिसे मैं सुलझा नहीं पा रहा था। पूरे 30 दिन गुजर चुके थे और हमारे दरमियान एक दीवार खड़ी थी जो दिन ब दिन बुलंद होती जा रही थी। मैं एक जवान मर्द और मेरी अपनी कुछ फितरी ख्वाहिशात थी जिनका गला गोंटते गोंटते अब मैं थक चुका था। आज ऑफिस में बैठे जब मैंने अपने दोस्तों की बातें सुनी और अपनी महरूमी का मुवाजना उनकी खुशियों से किया तो मेरा गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। मैंने तहिया कर लिया था कि आज रात में समीना की कोई दलील नहीं सुनूंगा। कोई रोना धोना मुझे पिघला नहीं सकेगा और कोई बहाना मुझे रोक नहीं पाएगा। आज मैं हर हाल में उसे जबरदस्ती अपना हक वसूल करूंगा ताकि उसे पता चले कि मैं उसका शोहर हूँ और वो मेरे निकाह में है। मैं इसी जुनून की हालत में घर की तरफ रवाना हुआ और मेरे दिमाग में बस एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि आज समीना को मेरी ताकत का अंदाजा होकर रहेगा। मेरी अम्मा बड़े भाई के घर गई हुई थी और घर में हमारे अलावा कोई तीसरा फर्द मौजूद नहीं था। इसीलिए मेरे नजदीक इससे बेहतर कोई और मौका हो ही नहीं सकता। मेरे जहन में गलबा पाने का एक जुनून सवार था। मैंने सोच लिया था कि अगर आज समीना के साथ मुझे थोड़ी बहुत जोर जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि घर में कोई दूसरा मौजूद नहीं था जो हमारी ऊंची आवाजें सुन पाता या बीच बचाव कर पाता। मैं उसे आसानी से अपने काबू में कर सकता था और मुझे मजीद उसके बेजान रवैये और बेरुखी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करनी थी। इसलिए मैं दफ्तर से वक्त से काफी पहले घर पहुंच गया। मैंने अपनी गाड़ी गली के नुक्कड़ पर एक तरफ लगाई ताकि उसे इंजन की आवाज सुनाई न दे और फिर मैंने खामोशी से सदर दरवाजा खोला और दबे पांव अंदर दाखिल हो गया। मेरे जहन में अब भी एक नरम गोशा बाकी था। मैंने सोचा था कि पहले उसे अचानक मिलकर सरप्राइज दूंगा, उसे फूल पेश करूंगा और एक बार फिर प्यार से मनाने की आखिरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर उसने फिर वही तबीयत खराब वाला पुराना राग अलापा तो मैं फिर अपना हक छीन लूंगा। जैसे ही मैं अपने बेडरूम के बंद दरवाजे के करीब पहुंचा तो अंदर से आने वाली आवाजों ने मेरे कदम वही जमा दिए। समीना किसी फोन पर बात कर रही थी और उसके लहजे में वो बेचारगी और खौफ कहीं नहीं था जो वो मेरे सामने जाहिर करती थी। वो बड़े फख्र से कह रही थी कि अम्मा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं इतनी जल्दी रमीज को उसका हक हरगिज नहीं दूंगी। मैंने उसे अभी तक एक कदम भी करीब नहीं आने दिया। उसे इतना तड़पाऊंगी और इतना परेशान करूंगी कि वो खुद ही मजबूर होकर मेरे आगे घुटनों के बल बैठ जाएगा। आपने जैसा मुझे सिखाया था मैं बिल्कुल वैसे ही कर रही हूँ और आप सच कहती हैं, अगर मर्द को पहली ही रात सब कुछ मिल जाए तो फिर वो बीवी की कदर नहीं करता। उस औरत की अहमियत का अंदाजा ही नहीं होता। अब देख लें, वो हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते हैं, मुझसे मोहब्बत की भीख मांगते हैं, मेरी खुशामद करते हैं और जब मैं उन्हें जरा सी सख्ती दिखाकर मना कर देती हूँ तो वही छोटे बच्चे की तरह तड़पते हैं। मुझे उनकी हालत देखकर अपनी जीत का एहसास होता है। अब वो मेरे बस में है और मैं उन्हें और भी तड़पाऊंगी ताकि वो हमेशा मेरे अशारों पर नाचते रहे। मेरी बीवी फोन पर अब भी और बहुत कुछ कह रही थी। उसे सुनकर मेरे कानों में साई साई होने लगी थी। मेरे होश उड़ गए और मैं ये सोचकर गुंग रह गया कि वो अपनी सगी माँ के कहने पर हमारे इतने पकीजा रिश्ते को खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रही थी। उसने एक बार भी ये ना सोचा कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रही है। एक तो उसने मेरा जायज हक अदा नहीं किया और ऊपर से वो हमारे कमरे की निहायत निजी बातें किसी बाई वाले से शेयर कर रही थी, चाहे वो उसकी अपनी माँ ही क्यों ना हो। मगर मियाँ बीवी के दरमियान की बातें तो अमानत होती हैं। मैंने एक जोरदार झटके से कमरे का दरवाजा खोला और सीधा उसके पास पहुंच गया।
समीना मुझे अचानक सामने देखकर बुरी तरह उछल पड़ी और उसके हाथ से फोन छूट गया। मैंने झपट कर फोन उठाया, उसे बंद किया और एक तरफ फेंक दिया। फिर मैंने उसे बाजू से सख्ती से पकड़ा और गरजदार आवाज में पूछा, समीना ये सब क्या है? तुम कैसी घटिया हरकत कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह मुझे तड़पा कर और मुझे नीचा दिखाकर अपना गुलाम बना लोगी? मैं गुस्से से पागल हो रहा था और मेरी आंखों में खून उतर आया था। मैंने उसे झंझोड़ते हुए कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान उठाओ और अपने घर वापस चली जाओ। मुझे ऐसी औरत की जरूरत नहीं है जो मेरे रिश्ते की तौहीन करे। जब समीना ने मेरा ये असल गुस्सा देखा तो वो बुरी तरह घबरा गई। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। वो अकलाते हुए कहने लगी कि रमीज, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, मगर अब मैं सब कुछ अपने कानों से सुन चुका था। अब कोई सफाई काम नहीं आ सकती थी। वो वहीं जमीन पर बैठ कर रोते हुए कहने लगी, रमीज, मैं तो बस ये चाहती थी कि आप सारी जिंदगी मेरे होकर रहे। मेरी माँ ने मुझे डराया था, अगर मैंने शुरू में ही तुम्हारी हर बात मान ली तो तुम मेरी कदर नहीं करोगे। मैंने नफरत से उसकी तरफ देखा और कहा, समीना, तुम मुझे अपना गुलाम बनाना चाहती थी, जबकि शोहर तो इज्जत चाहता है। मैंने कभी तुम पर कोई जुल्म नहीं किया, कभी तुमसे कोई नाजायज मुतालबा नहीं किया, लेकिन मेरी जायज बात मानना और इस रिश्ते का मान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुमने एक माँ के कहने पर अपने घर की जड़ें खोखली कर दी। समीना ज़ारों को तार हो रही थी और बार बार मेरे पाँव पकड़कर माफी मांग रही थी। उसने इतराफ किया कि वो अपनी माँ के बहकावे में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठी है। उसे एहसास हो गया है कि उसे अपनी खुशियों को अपने ही हाथों आग लगा दी है। मैं काफी देर तक गुस्से में तिल मिलाता रहा, लेकिन जब मैंने उसे इस कदर टूट कर रोते और अपनी गलती पर शर्मिंदा होते देखा तो मेरे अंदर का शोहर जाग उठा। मैं सोचा कि हर इंसान से गलती होती है और समीना भी किसी की बातों में आ गई थी। मैंने उसे सहारा देकर उठाया और संजीदगी से कहा कि समीना, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन याद रखना कि मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, चाहे वो सगी माँ ही क्यों ना हो। समीना ने सच्चे दिल से तौबा की और वादा किया कि वो कभी किसी की बातों में नहीं आएगी। और उस दिन के बाद समीना बिल्कुल बदल गई। अब वो डर और खौफ उसके ज़हन से निकल चुका था। उसे समझ आ गया था कि शोर को तड़पा कर नहीं, बल्कि उसकी जायज जरूरतों का ख्याल रखकर ही उसका दिल जीता जा सकता है। हमारी जिंदगी की वो तलखी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई और हम दोनों ने एक नई और खुशहाल जिंदगी के सफर पर रवाना हो गए, जहाँ सिर्फ मोहब्बत थी और एक दूसरे पर भरोसा। नाज़रीन, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस तरह की मजीद सबक आमोज़ कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।